हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर अपन देख रहे थे, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, इसमें आज अपन लास्ट देखेंगे क्वेश्चन, फिर इस चैप्टर को एंड कर देंगे। और जितने भी क्वेश्चन इसमें बच रहे हैं वो अपने को सेल्फ प्रैक्टिस करनी है उसकी, और जितना ज़्यादा हो सके उतना उसको रिवाइज करना है ना। और इसके बाद जो भी चैप्टर है या तो इसके जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो, या फिर जो चैप्टर नंबर 5 है एपी है ना, समांतर श्रेणी, वो स्टार्ट करेंगे, या फिर दोनों में से जो भी ठीक लगेगा, जो ख़त्म हो सके, मतलब समय रहते ख़त्म हो जाए, वो अपन देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपने 3 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद हमारा डिस्कस चल रहा था कि आज थोड़े दिनों में बुलाया जाए ना स्टूडेंट को यहाँ पे, जो भी आपका नोटबुक में जो आपने होमवर्क के रूप में जो भी काम किया है घर पे, उसको देखने के लिए है ना। तो अपना वर्क कंप्लीट रखें है ना, ऐसा नहीं है कि ढीला छोड़ रखें उसे, काम अपना कंप्लीट रखें। जब भी बुलाया जाएगा आप गाइडलाइन आ जाएगी स्कूल की तरफ से जो भी है आपके ऊपर, तो जब भी आपको बुलाया जाए तो आना है ना। चेक कॉपी नोट जो भी नोटबुक वगैरह है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बुलाया जाए तो सबमिट ज़रूर करानी है कॉपी। ठीक है, चलो अपन आज क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। राइट, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूर है, तो वृक्ष की टोटल ऊंचाई ज्ञात करो। राइट, देन इधर इंग्लिश में क्या है, द अपर पार्ट ऑफ ट्री इज ब्रेकन बाय वाइंडस्ट्रम एंड इट मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड है ना। द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम द ट्री वाज पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टच ग्राउंड 10 मीटर्स, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, देखो फिगर क्या कह रहा था, एग्जाम्पल नंबर ये देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्री है, राइट, ये ट्री हवा के कारण वो गिर गया, मान लो यहाँ से गिरा, तो कहाँ गिरेगा, जमीन पे है ना। तो फिर उसका जो ट्री का जो बॉटम है और गिरने का जो बॉटम है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, टेन मीटर्स, राइट। और गिरने पर वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्री की पूरी हाइट डिफाइन करो। ठीक है, मान लो ये H1 है और ये H2 है, तो H2 जो है वो क्या हो गया, यहाँ गिर गया। भाई पूरी जो ट्री की हाइट कितनी है, H1 और पूरी ट्री, ये पूरा ट्री, राइट। यहाँ से हवा के कारण वो गिर गया, गिरने पर भाई ट्री ऐसे खड़ा है, ठीक है, कोई भी चीज़ ट्री ऐसे खड़ा है, गिरेगा तो यूं ही झुकेगा, ऐसे तो नहीं लटक जाएगा हवा में, गिरेगा तो ज़मीन पे ही। ठीक है, तो वो 90 डिग्री का उसके जो एंगल होगा है ना, वो ऐसा बनेगा। ठीक है भाई, ये ट्री है, गिरेगा यूं ही बनेगा, इसका बेस का जो हॉरिजॉन्टल लेंथ इसकी जो मिलेगी वो उसके साथ मिलकर कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। राइट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्री की टोटल हाइट ज्ञात करनी, मतलब टोटल H1 प्लस H2, समझ में आई? तो अपने को पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन करने का तरीका, इसमें तो एक ही ट्रायंगल दे रखा, देखो ट्रायंगल ही है, एंगुलर ट्रायंगल, क्या नाम है, पता है अपने को क्या दे रखा है। देखो इसमें तीनों साइड दे रखी है, देखो बेस भी दे रखा है, परपेंडिकुलर भी दे रखा है, हाइपोटेनस भी दे रखा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले एक बेस ये लेनी है अपने को। ठीक है, तो क्या है इसका फॉर्मूला, tan थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हाइपोटेनस दे रखा और परपेंडिकुलर दे रखा और बेस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर क्या है, इसमें फॉर्मूला होता है P/B, कितना है ये, BC/AC, राइट। BC कितना है,
H1 अपॉन AC कितना है 10 मीटर, और थीटा कितना है 1060। तो हम लोग पता है 1060 कितना होता है √3 H1 अपॉन 10 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। H1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 10√3, ठीक है। 10 ये इसका क्या था वैल्यू, ठीक है। H1 कितनी आ गई 10√3। अब अपने को H2 चाहिए, तो H2 में देखो एक तो हाइपोटेन्यूस दे रखा है और एक बेस दे रखा है। तो हाइपोटेन्यूस और बेस, ठीक है, और ये ठीक है। देखो अब क्या दे रखा है, बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूस दे रखा है। तो देखो क्या फॉर्मूला बैठ रहा है बेस और हाइपोटेन्यूस का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आधार अपॉन कर्ण, मतलब कोस थीटा। तो यहाँ पर कोस थीटा लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि बेस कितना दे रखा है 10 मीटर एंड हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है H2, है ना। तो हम लोग पता है बेस दे रखा होता है और हाइपोटेन्यूस दे रखा होता है, तो क्या फॉर्मूला लगता है कोस थीटा, है ना। देखो पाइथागोरस प्रमेय ये है ना, पाइथागोरस जो 9th क्लास में पढ़ा है आपने, ठीक है। कितना दे रखा है B अपॉन H, B कितना है BC अपॉन AC, सॉरी यहाँ पे AB है, ठीक है। ये AB, बेस AB, ठीक है। कोस कितना है कोस 60 डिग्री 1/√3, तो √3 वैल्यू इसकी 1/2, हाँ 1/√3, ठीक है ना। ए बी कितना दे रखा है 10 और AC कितना है H2, हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है H2 दे रखा है। 1060 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, 1/2 ही होती है, इज इक्वल टू 10/H2, क्रॉस मल्टीप्लाई H2 अपन कितना हो जाएगा ठीक है। अब देखो अपने को पूरी क्या चाहिए BD की वैल्यू पूरी अपने को चाहिए, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू कितना आ रहा है BC प्लस CD, BC कितना है H1 प्लस H2, ये कितना है 10√3 प्लस 20, अब क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन निकल रहा है कुछ, क्या निकल रहा है कॉमन 10, 3 + 2, देखो याद इसको इसकी वैल्यू रखनी है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखी है ना, नहीं तो याद कर लो इसकी 1.72, ठीक है। या फिर कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, 10 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा √3 + 2। मेरे ख्याल से ये आंसर भी राइट है, या फिर नहीं तो अल्टरनेट क्या हो जाएगा अल्टरनेट क्या हो जाएगा 10 × 1.723 प्लस, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करो फिर इसमें ऐड करो, ठीक है। नहीं तो फिर सीधा है अंडर, भाई
10 और 20 दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? 10 कॉमन निकाल दिया, यहाँ से कॉमन निकला √3 प्लस यहाँ से बचा 2। समझ में आ रही बात? तो यहाँ तक छोड़ो तो भी सही है, नहीं तो इसको पूरा ऐसे एक्यूरेट सॉल्व करो तो भी सही है। समझ में आया बात? क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये एक पेड़ है जो हवा के झोंके से नीचे गिर गया, ठीक है। नीचे गिरने पर पेड़ का जो लास्ट पॉइंट है और जो गिरने का जो लास्ट पॉइंट है, पेड़ का लास्ट पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना? 10 मीटर है। तो टोटल पेड़ की हाइट फाइंड करो। तो इसको करने पर टोटल BD आ जाएगा, ठीक है। BD टोटल क्या था? ये देखो, ये लेंथ देखिए। समझ में आया बात? देखो, जब तक क्वेश्चन खुद सोल्व नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आने वाले, कुछ भी कर लो, है ना। जब तक इसको सेल्फ प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तब तक सोल्व नहीं कर पाओगे। रटने वाला काम नहीं चलेगा। जब तक खुद समझोगे नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री 60 डिग्री। बताइए भवन की ओर कितनी दूर की चल के गया? मतलब 1.5 meter tall boy is standing some distance away from a 30 meter height building. When he moves toward the building, then angle of elevation from eyes becomes 60 from 30. Find how much distance covered toward the building. ठीक है, एक लड़का खड़ा है, ये इसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। उसी समय वो चलकर एक बिल्डिंग के नीचे गया। यही 10 मीटर बच्चा यहाँ आ गया, ठीक है, चलकर यहाँ गया। उसी समय वो एक बिल्डिंग के नीचे जाता है। वो बिल्डिंग कितनी होती है? 30 मीटर, 30 मीटर्स। मीटर, ठीक है। 1.5 है ना, राइट। जब वो यहाँ से चला तो यहाँ से उसका एंगल था 30 डिग्री, लेकिन थोड़ा सा आगे चलने के बाद उसके एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। समझ में आई बात? तो अपने को क्या ज्ञात करना है? वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस चला वो कितना है, ठीक है। तो देखो, अपने ये पूरी लेंथ है, ठीक है, पूरी लेंथ ये दे रखी है। तो इसमें क्या दे रखा था? देखो, ये पूरी लेंथ है इसकी, है ना। तीस मीटर। देखो एक्चुअली क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 मीटर एक ऊंचे भवन की ओर जाता है। तो भाई भवन तो 30 मीटर ये का, मतलब जो होल है वो 30 मीटर है ही है। वो 5 मीटर का जो लड़का है वो इसके नीचे जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अपने को ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली। मान इसको नाम दे दो, इसको ABCDEF, राइट। देखो अपने पास ये है और एक ये है, तो अपने को ये वाली वैल्यू क्या फाइंड करनी है। तो इस ओवरऑल में से अपन 1.5 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो फर्स्ट क्या है, अपने को क्या चाहिए? BC चाहिए। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BE माइनस EC। BE कितना है? 30 माइनस 1.5 कितना जाएगा? 28.5।
BC कितना गया 28.5। देखो अब क्या कैसे करना है, एक तो फर्स्ट में ये एंगल लेना है, फिर एंगल ये लेना है, ठीक है। नहीं कुछ तो मिस्टेक हो रही रहा था। 60 के लिए बेस क्या होगा, TS। अच्छा ठीक है अपने को पूरा ओवरऑल ये ज्ञात करना है। देखो इसके इस एंगल, ये एंगल जो अपन लेंगे इसमें तो बेस क्या हो जाएगा x, और इसमें जो बेस होगा वो ये होगा। समझ में आ रही बात? देखो कैसे होगा, सबसे पहले ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। P कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 अपॉन x, थीटा कितना है tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18.5 √3। क्या किया देखो, tan थीटा P अपॉन B, P अपॉन B, इस एंगल की बात कर रहे हैं अपन, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें बेस कितना है x और परपेंडिकुलर कितना है 28.5, क्रॉस मल्टी 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, क्या गया 28.5 √3। ठीक है, अब एंगल क्या लेंगे अपन BCD, ट्रायंगल BCD। तो इसमें क्या दे रखा है tan थीटा। देखो बेस कितनी दे रखा है, जो दे रखा है उसी का नाम लिखो, क्या हो जाएगा P अपॉन B हो जाएगा। tan 30 इज इक्वल P कितना है 28.5, और वो कितना हो जाएगा, ये क्या दे रखा अपन ने CD। ठीक है, CD दे रखा tan 60 है, tan 60 है, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू अपने को पता है क्या है, √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन CD। इसकी वैल्यू है ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो CD की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 28.5 इज इक्वल टू, ठीक है, अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब कितना आया √3, ठीक है, वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या चाहिए था, ये पूरी वैल्यू चाहिए अपने को। समझ में आ रही बात? तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई, मतलब x अपने पास ये आ गया, और ये अपने पास, अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए। तो इसमें से अपन इसको माइनस करें, किस में से, अपने पास क्या कौन कौन सी भुजा है, एक तो पहले देख लो, AC अपने पास है, और AC अपने पास है, कितना है ठीक है, और क्या है अपने पास CD है ना, ठीक है। अपने को क्या फाइंड करना है, AD ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे अपन, AC में से CD को माइनस कर दें, ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा AD आ जाएगा। बोलो कैसे आएगा, AD इज इक्वल टू AC माइनस CD, मतलब 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, बराबर। इस सवाल को फिर आगे तुमको सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे करना है वो तुम जानो, ठीक है, तुमको करना है, लेकिन समझ में आ रही बात।
सरल है, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। देखो एक मैं बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट। देखो इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, 28.5 28.5, इसको कॉमन निकाल देना, अंदर बचेगा √3 - 1 अपॉन √3। फिर यहाँ एलसीएम लोगे तुम, एलसीएम आएगा √3 का 1 से डिवाइड करोगे, √3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 - 1 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 अपॉन √3। बाहर कितना बचेगा 28.5 2 अपॉन √3, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई कर देना और अपॉन में √3 रहने दो तो ठीक है, नहीं रहने दो तो हटा देना। 1.73 का डिवाइडेशन दे देना। समझ में आएगी बात। देखो मेरी तरफ से तो ये चैप्टर हो गया फिनिश, और मेरी तरफ से आज की तारीख तक 3 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। समझ में आ रही बात। पहले भी जब मैं वीडियो स्टार्ट हो रहा था बोल दिया था मैंने, स्कूल की गाइडलाइन बहुत जल्दी जारी होने वाली है कि स्टूडेंट को स्कूल में इनवाइट करके जो भी उनका नोटबुक है वो सबमिट करवाएंगे, तो अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट रखें, ठीक है, और पढ़ते रहें। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ बेसिक रूल्स हमने देख लिए थे, और अब हम पढ़ रहे थे टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहे हैं, कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट जो रूल था वो लिया था कि प्रेजेंट सिंपल हो तो वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है, राइट। तो अभी हम उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और मैंने 2 एग्जाम्पल्स तो आपको बता दिए थे, 1 एग्जाम्पल और है जो मैं देख लेती हूँ ताकि आपको प्रीवियस वाला सब याद आ जाए। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो आपके पास आपको रजिस्टर वगैरह ओपन करके ही बैठना, ताकि आप मेरे साथ साथ ही लिखते जाएं। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद में नया पॉइंट स्टार्ट करती हूँ। Sita said, comma, inverted comma, Hari does not tell a lie। हम इसका इनडायरेक्ट बना देते हैं। इसका इनडायरेक्ट होगा सीता सेड दैट, क्या रूल था, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा। हम एस लगा रहे थे तो वो आपकी सेकंड फॉर्म आ रही थी। अब यहाँ पे डज नॉट है तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट। हरी डिड नॉट टेल अ लाई। क्लियर। अब हम टेंस के अकॉर्डिंग का हमारा सेकंड रूल पढ़ते हैं, और वो हमारा सेकंड रूल है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आता है, एजएमआर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइट। जब हम उसको पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एजएमआर वॉज वर में बदल जाएगा। वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइट। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है
she said, comma, inverted comma, Sita is writing a letter. क्या लिखा है मैंने? She said Sita is writing a letter. क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट? She said that Sita was writing a letter. क्लियर? अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. Ram said, comma, inverted comma, she is reading a book. क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट? Ram said that she was reading a book. क्लियर? आपको क्लियर हो गया? फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा. अब हम पढ़ रहे हैं इसका थर्ड रूल. प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट. अब ये आपको पता होना चाहिए. देखिए टेंस की जरूरत हर जगह पड़ रही है, इसलिए मैंने टेंस वाला टॉपिक सबसे पहले लिया था. टेंस की जरूरत आपको टेंस में तो थी ही, लेकिन एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पड़ रही है. तो आपको अब तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है. अब प्रेजेंट परफेक्ट तो क्या होगा? हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसके अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखिए बहुत सिंपल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा लेंदी है, लेकिन सम पॉइंट टू पॉइंट पेशेंसफुल आप अगर सुनते हैं तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे और हमेशा याद भी रहेंगे. हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. The boy said, comma, inverted comma, Mohan has done his work. इनडायरेक्ट बनाएंगे. सॉरी, ये तो डायरेक्ट का सेंटेंस था,
अब हमें इनडायरेक्ट बनाना है। मैंने यहाँ गलती से इनडायरेक्ट लिख दिया था। डायरेक्ट का सेंटेंस है हमारा द बॉय सेड मोहन हैज़ डन हिज वर्क। अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। द बॉय सेड comma once again, yes, said that Mohan had done his work. क्लियर? हमने यहाँ पर आज कितने टेंस के अकॉर्डिंग रूल पढ़ लिए। फर्स्ट कि प्रेजेंट सिंपल था तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम पास्ट सिंपल हो जाएगा। सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और थर्ड था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो ये टेंस चेंज हो रहे हैं कि प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके सेंटेंस की ओर आप प्रैक्टिस करते रहें। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम नए प्रकरण जिसमें वाक्य विचार, वाक्य क्या है उसके बारे में, सबसे पहले वाक्य बनते किससे हैं, शब्द किससे बनते हैं, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज ज्ञान होना जरूरी है। अब हम देखें तो वाक्य, सबसे पहले हम बात करें वर्ण की। सबसे पहले वर्ण बनते हैं, ठीक है। वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है, शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य। अब देखो, वर्ण तो हमने अ से लगाकर ज्ञ तक वर्णमाला है, हमें ध्यान है। शब्द वर्णों से ही लेकर के वर्णों का प्रयोग करते हुए शब्द का निर्माण होता है। वर्ण के बिना शब्द की कल्पना नहीं और शब्द के बिना वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब देखें तो वाक्य विचार में, तो वाक्य कैसा होना चाहिए। वाक्य की भी कुछ विशेषता होती है। वाक्य क्रमानुसार होना चाहिए, शब्द सार्थक होने चाहिए, ये सब जरूरी है, क्योंकि वाक्य का विन्यास अगर सही नहीं होता है, उनका क्रम सही नहीं होता है, तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। जैसे छत पर बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो छत है पर खेल रहे हैं, ऐसा वाक्य बना दिया जाए, क्रम का उलटफेर कर दिया जाए, तो भी वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता। अब वाक्य में वर्ण विचार में शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य शब्दों का वह क्रम होता है जिसका कोई न कोई अर्थ आए। जब वक्ता कोई बोलता है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, अब मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह आपके समझ में आएगा। अगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका माध्यम वाक्य का विचार सार्थक है, अगर सार्थक नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। ओके, ठीक है। तो आगे आप वाक्य विचार के बारे में अध्ययन करें। क्या है वाक्य विचार? अब देखें कि वाक्य विचार की बात करें तो वाक्य क्या है। अब वाक्य में वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वक्ता जो होता है अर्थात मैं, है ना, उत्तम पुरुष बोलने वाला, है ना, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए, हम जानते हैं सर्वनाम में तीनों पुरुष हैं, है ना। तो उसी प्रकार वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या है? वर्ण। वर्णों के सार्थक समूह से क्या निर्मित होते हैं? शब्द निर्मित होते हैं। वह हमने पहले ही बात की, वर्णों के बिना शब्द की कल्पना नहीं, शब्द के बिना वाक्य की कल्पना नहीं हो सकती है। तो और शब्दों के सार्थक समूह से बनते हैं वाक्य, क्योंकि सार्थक समूह नहीं होगा
है ना, तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वो आपके समझ में नहीं आएगा, आप जो कुछ कहना चाहेंगे वो मेरे समझ में नहीं आएगा। जैसे वक्ता और श्रोता का जो संबंध होता है वह संबंध नहीं बन पाएगा। अब शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते। अब देखें इसकी डेफिनेशन सहित देखें, शब्दों के सार्थक क्रम को अगर बदल दिया जाए, मैंने अभी बात की कि शब्दों के जो सार्थक क्रम है उसको अपन बदल देते हैं तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता, अर्थात वक्ता का अभिप्राय है, वक्ता जो कहना चाहता है वो हमारे समझ में नहीं आएगा। अब देखो वक्ता क्या कहना, विभा छत के ऊपर खड़ी है। अब ये सही वाक्य है, विभा छत के ऊपर या छत पर खड़ी है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर छत है विभा के ऊपर खड़ी, ऐसा अर्थ बना दिया जाए तो ये तो अर्थ उल्टा हो गया, क्योंकि छत है विभा के ऊपर खड़ी, अर्थात विभा के ऊपर छत थोड़ी खड़ी है, विभा छत पर खड़ी है। ये वाक्य हमारा शुद्ध है। क्रम बदलने पर छत है विभा के ऊपर खड़ी, जिसके कारण अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वाक्य हमारे समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में शब्दों की सार्थकता अति आवश्यक होती है, क्योंकि वाक्य में अगर शब्दों की सार्थकता नहीं होगी तो वाक्य पूर्ण नहीं होगा। आगे बात करें तो वाक्य के प्रमुख अंग, वाक्य के अंगों के बारे में भी हम छोटी क्लासों से सीखते हैं। वाक्य के प्रमुख दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य की परिभाषा, उद्देश्य उसे कहते हैं जिसमें कर्ता आता है, और विधेय में कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय आता है। उसकी हम परिभाषा देखें। उद्देश्य, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके संबंध में, अर्थात किसके संबंध में, कर्ता के संबंध में। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर मोहन जो वाक्य है वह मोहन जो है कर्ता, वो हमारा क्या होगा, उद्देश्य। तो वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। हमें ध्यान रखना है कि वाक्य में कर्ता जो होता है वह हमारा उद्देश्य होता है, और कर्ता के विषय में जो काम दिया जाए क्या करता है, वो जो बचा हुआ वाक्य है वो हमारा विधेय होता है। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता उद्देश्य होता है। दादाजी ने पूजा की। अब यहां कर्ता कौन है, दादाजी। लड़के खेल रहे हैं, यहाँ लड़के खेल रहे हैं, मोहन खेल रहा है, श्याम पढ़ रहा है। बहुत से वाक्य हैं, आप अपनी कार्यकुशलता से अलग अलग प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, और उसमें जो कर्ता है उसको अंडरलाइन करें, उसको टिक करें और पता लगाएं कि ये उद्देश्य है, इसलिए हमारा कर्ता है। अब उद्देश्य के बाद दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। अब विधेय में क्या होता है, कर्ता के संबंध में जो बात की जा रही है वह विधेय में आएगा। जैसे बालक दूध पी रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है, या बालक और मोहन हमारे तो उद्देश्य हैं, और दूध पीना और पत्र लिखना, ये पूरा जो दूध पी रहा है क्या काम कर रहा है, बालक दूध पी रहा है, मोहन क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। ये दोनों जो कार्य हैं वो विधेय के अंतर्गत आएंगे। अब वाक्य के आगे बात करें हम तो वाक्य में वाक्य के प्रमुख भेदों की बात करें। वाक्य के कितने भेद होते हैं, देखो वाक्य के भेद क्रिया के आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं, और रचना के आधार पर होते हैं। क्रिया के आधार पर बात करें तो हम कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अर्थ के आधार पर बात करें तो निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संबोधनवाचक। इस प्रकार बहुत से जो हैं उनका हम अध्ययन कल नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ क्रिया के आधार पर जो है उसका अध्ययन हम करते हैं। इसके बाद रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है, इन तीनों का भी अध्ययन करेंगे। उसके लिए देखेंगे पहले हम क्रिया के आधार पर वाक्यों की बात करें तो क्रिया के आधार पर, क्रिया के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। तो क्रिया के आधार पर पहला कृतवाच्य। कृतवाच्य में, कर्तृवाच्य में क्या होता है, जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है। यहाँ मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्तवाच्य में क्या है, कर्ता का मुख्य होगा, अर्थात सीधा कर्ता से संबंध होता है, और क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता कारक के अनुसार प्रयोग होते हैं, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। देखो कर्ता कारक के अनुसार कर्ता
के अनुसार ही क्रिया चलेगी। यहाँ ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कर्म के अनुसार जहाँ पर क्रिया चलती है वहाँ कर्मवाच्य में चला जाएगा। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, अब इस राम को अगर हम चाहे राम की जगह दूसरा नाम रमा लिख लें, सीता लिख लें या कोई भी नाम लिख लें, तो राम को हटाने पर यहाँ पर जो क्रिया है उसमें परिवर्तन होगा। तो समझ लो कृतवाच्य। देखो राम पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर सीता लिख लिया जाए, कोई स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग कर लिया जाए तो राम की जगह सीता कर दें, सीता पुस्तक पढ़ रही है, ये रहा है लिखा है ना, अब रही है हो जाएगा। ठीक है, सुनीता गाना गा रही है, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, अब इस कर्ता को अपन बदल दें, सुनीता की जगह श्याम लिख लें तो श्याम गाना गा रहा है, तो क्रिया में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, इसका मतलब कृतवाच्य। ठीक, अब दूसरा देखें कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, जब वाक्य में, है ना, जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। अब कर्मवाच्य में हमने देखते हैं क्या हुआ कि कर्मवाच्य में जो क्रिया के लिंग वचन हैं जो कर्ता के अनुसार नहीं चलेंगे, कर्म के अनुसार चलेंगे। देखो अमन के द्वारा दूध पिया गया, है ना, अब यहां अमन कौन है, अमन की जगह हम बदल दें कि अमन की जगह कोई अन्य नाम ले, चित्रा नाम लिख लिया तो चित्रा के द्वारा दूध पिया गया, यहां कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। और आगे देखें तो प्राची के द्वारा खेल खेला गया, तो इनको भी देखें, यहां कर्ता के अनुसार नहीं, यहां दूध और खेल के द्वारा परिवर्तन होगा। ठीक है, कर्म के अनुसार। भाववाच्य, जब वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया जो होती है कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं होती, अमन से दूध पिया नहीं जाता, रमा से पढ़ा नहीं जाता, इन तीनों एक वाच्य के अंतर्गत हमारा पूरा एक 10वीं क्लास में एक वाच्य करके पूरा नया प्रकरण भी है जिसमें भी इसी प्रकार के वाक्य के अनुसार अंग में ही आता है, जो कि हमारे कारक काल वाच्य तीनों सम्मिलित 3 नंबर का एक प्रश्न बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कृतवाच्य में क्या होता है कि सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं, कर्मवाच्य से केवल सकर्मक होता है और भाववाच्य केवल अकर्मक होता है। इसके बाद हम अर्थ के आधार पर हम अन्य कल देखेंगे, अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं और उनके क्या क्या प्रभेद हैं उनका वर्णन करेंगे। तब अब तक हमें देखना है कि क्रिया क्या है, उसकी परिभाषा, क्रिया के साथ जो वाक्य है, वाक्य की परिभाषा, वाक्य किससे बनते हैं, शब्द किससे बनते हैं, उसका संपूर्ण ज्ञान हमें हो जाना चाहिए। तब जाकर के क्रिया के अर्थ के आधार पर और क्रिया के अर्थ के आधार पर कल देखेंगे, रचना के आधार पर और एक नया वीडियो देखेंगे। इस प्रकार ठीक है, ये आपका प्रकरण समाप्त होता है। धन्यवाद। Good morning students, this is our new class. In previous class we had studied about economic growth and today now we are starting economic development. For economic development, economic growth is very essential. अपने यहाँ पर एक कहावत है कि भूखे पेट भजन नहीं होते, जिसका पेट भरा हुआ होता है वो भजन करता है। सो डेवलपमेंट की बात तब करेंगे जब हमारी ग्रोथ हो जाती है। बेसिक हमारी ज़रूरत जो है दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे ज़्यादा बड़ी टर्म है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सीधा सब मतलब होता है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग नेशनल इनकम एंड इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट उसका मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। दिस इज अ प्रोसेस इन विच अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन नेशनल इनकम तो बढ़ती है, दैट इज एसेंशियल वन थिंग ग्रोथ। We are talking about that economic growth and per capita income economies of country. A favorable change is also witnessed in social outlook, cultural form, institutional structure, techniques of production and economic structure. आपको इसको समझना पड़ेगा कि कैसे। देखिए सोशल आउटलुक क्या होता है।
एक ऐसा सभ्य समाज जिसके अंदर एक दूसरे के सब मित्र तरीके से रहते हैं, दे ऑल आर फ्रेंडली, दे ऑल आर वेरी हेल्पफुल, दे थिंक फॉर वेलफेयर, कम्युनिटी वेलफेयर, ये सब चीज़ें जैसे आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखते हैं, वहाँ पे ओल्ड एज हाउसेस भी है, ओल्ड एज होम है, चिल्ड्रंस पार्क बने हुए हैं, वॉलेंटरीली एजुकेशन सिस्टम बना हुआ वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक जिसके पास पैसा पर्याप्त हो जाता है फिर उसके दिमाग में दूसरों के मन में दूसरों के लिए कुछ करने का भाव आता है। देन वी टॉक अबाउट कल्चरल फॉर्म, सांस्कृतिक के अंदर हम देखते हैं कि देर इज़ अ लॉट ऑफ बिलीफ डिसबिलीफ, जैसे हम बोलते हैं अंधविश्वास, है ना। तो इसका हमारे यहाँ पर प्रचलन क्यों है? बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, अशिक्षा के कारण। व्हेन अ पर्सन इज लिटरेट ही क्रिएट्स रैशनलिज्म इन हिम, वो तर्क क्षमता उत्पन्न करता है अपने अंदर अच्छा बुरा सोचने की। उससे क्या होता है, उससे अपलिफ्टमेंट होता है कल्चर का। आप अपने पुराने लोगों को देखिए तो वो कोई बीमार होता है, कहते हैं उसको झाड़ा डलवा दो या धागा बंधवा दो। नाउ दैट इज़ नॉट द प्रॉपर ट्रीटमेंट टू ट्रीट अ डिजीज। उसके लिए आपको यू विल हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो ये कल्चरल जो फॉर्म चेंज होता है वो ये होता है। देन वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। अब आप देख रहे हैं कि जो एंशिएंट हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा एजुकेशन फॉर्म है, आप देखते हो समय समय पे बुक्स जो है वो रिव्यू हो रही है। और नाउ डेज देर इज़ अ कॉमन डिबेट गोइंग ऑन अबाउट अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब वो क्या कह रहे हैं, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ नॉट इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतनी रोजगार के साधन नहीं बढ़ रहे। तो अब ऐसी एजुकेशन दी जाएगी जो अपने आप में उसको आप पढ़ने के बाद में आप जॉब ओरिएंटेड हो जाओगे। आप फिजिक्स पढ़ने वाला पहले अकाउंट्स नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका इंटरेस्ट और आपका डेडिकेशन दोनों देखा जाएगा कि आप कौन सा ज़्यादा विषय पढ़ना चाहते हो, और वही आपको इनकम गेन कराएगा। तो ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है। फिर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, आप अगर देखिए कि जस्ट कंपेयर बिटवीन टू फैक्ट्रीज, अगर आपके घर पे आप देखते होंगे नेट जियो पे या डिस्कवरी चैनल पे फूड फैक्ट्री, फूड टेक ऐसे प्रोग्राम आते हैं। हमारे यहाँ की जो फैक्ट्रीज की कंडीशन होती है और उनकी फैक्ट्रीज की कंडीशन में कितना अंतर होता है। आप देखिए कि वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं बोथ आर अर्निंग मनी, दोनों पैसे कमा रहे हैं, मोटी दोनों का एक है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फियर। उनका देखिए आप सेफ्टी गियर्स पहने होंगे, हेलमेट होगा, हाथ में ग्लव्स होंगे, उसके बाद में स्पेशल मार्ड होगा, उनकी यूनिफॉर्म होगी। देन द एटमॉस्फेयर इन विच दे आर वर्किंग वो बहुत हाइजीनिक होगा। टेक्निक जो होगी वो उनकी वो इतनी एडवांस होगी कि रोबोटिक टेक्निक से यूज़ कर रहे हैं। और हम आज भी उस घिसी-पिटी मशीनों को लेकर के काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वर्कर्स जो घायल हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा बैकडेट जो टेक्निक्स की मशीनें होती है उसके अंदर प्रोडक्शन भी उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता है। तो ये सारा चीज़ जो है वो मैटर करती है। एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आपको देखिए मैं वो रिफर कर रहा हूँ, हम समझ लें बात को कि आप वाई पीपल आर चूजिंग टू गो एब्रॉड, बाहर देशों में जाने की क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि वहाँ पे वेजेस ज़्यादा है, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। जिस काम के लिए आपको 100 रुपये मिल रहा है, अगर कोई आपको 50 देता है देन दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमारे देश के अंदर स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो जब आप डेवलपमेंट की बात करोगे तो इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट ओवरऑल देखना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंश्योर्स इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ कंट्री। सारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी का उन्नयन होना जरूरी है। सो इसीलिए कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो क्वालिटेटिव डायमेंशन। इसमें हमने देखा था क्वांटिटेटिव डायमेंशन था, इसमें क्वालिटेटिव डायमेंशन है। इसके अंदर आपको बस प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैसे करना है वो आप जानो, और इसके अंदर आपको क्वालिटी बढ़ानी है। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हेल्थ, हाइजीन, सुरक्षा, सिक्योरिटी सारा चीज़ें उसमें आ जाती है। दीज क्वालिटेटिव डायमेंशंस कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड बाय द इंक्रीज इन एक्चुअल इनकम और पर कैपिटा इनकम। आप इसको बढ़ा करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का विचार नहीं कर सकते। इकोनॉमिक ग्रोथ या नेशनल इनकम इंक्रीज जो है वो एक उसका पार्ट है, बट आप ये नहीं कह सकते कि जिसकी इनकम बढ़ रही है उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसकी केवल ग्रोथ हो रही है। डेवलपमेंट का मैंने मतलब बता दिया आपको। द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ
एंड फेवरेबल सोशल कल्चरल पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इज रिफर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये टोटल करना आपको यहाँ पे, इसको आपको अंडरलाइन करना है। द सम टोटल, इस जगह से आपको द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी किसकी टोटल कर रहे हो आप? इकोनॉमिक ग्रोथ की, आपके सोशल चेंज की, पॉलिटिकल चेंज की, इंस्टीट्यूशनल चेंज की, सारे चेंज जब आप मिलके करोगे उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। एंड एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बताया मैंने आपको, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मस्ट, कंपलसरी है वो। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इट कैन बी सेड दैट विदाउट ग्रोथ, बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। अंडरलाइन करें इसको। Economic development is considered to be more suitable measure of level of development and welfare of any country as compared to economic growth। तो अगर आपको किसी कंट्री की आपको कंडीशन देखनी है, When we talk about प्रोडक्शन इनकम और पर कैपिटा इनकम, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट वो कंट्री कितना डेवलप्ड है, तो उसके लिए आपको ये सब उसका वेलफेयर देखना पड़ेगा कि वो कंट्री अपने सिटीजन्स के लिए वापस थ्रोबैक कितना कर रहा है, कितना उसके लिए वो वेलफेयर काम कर रहा है ना। अब अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें कि वहाँ पे बहुत कम प्राइवेट स्कूल्स है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है दे ऑल आर गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने उतना फैसिलिटेट कर दिया, इतना हाई स्टैंडर्ड्स का बना दिया है दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। तो ये एक उसका एग्जाम्पल है। इन द लाइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस, व्हेन इट वाज एक्सेप्टेड दैट द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम आर इनसफिशिएंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट और वेलफेयर, देन अलोंग विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब आपकी बात करी गई कि भाई एक इंसान को कैसे मेजर करोगे, एक देश को कैसे मेजर करोगे, नॉट विथ ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ और विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरे भी फैक्टर्स उभर करके आए। तो वो कौन से थे दूसरे फैक्टर्स? along with economic other concept of development such as कंटिन्यूस डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आपको ये विचार करना है कि मैं आज इन मेरे रिसोर्सेज को यूज़ करूँगा इस तरीके से कि सो दैट इन फ्यूचर मेरे जनरेशन को भी ये वापस मिले। देन एसिमुलेटेड डेवलपमेंट, एसिमुलेटेड डेवलपमेंट वो होता है जिसके अंदर हमको ये देखना है कि जो बेनिफिट्स है वो हर एक नीडफुल को, हर एक लोएस्ट यूनिट तक वो जो benefits है that should reach up to the lowest level, and then the human development, and when we talk as a whole what is human development? Human development का मतलब ये होता है कि आपने एक मानव को विकसित करने के लिए क्या किया, उसके लिए किया है। So it has also become popular. So in your next class we will look to continuous development, assimilated and human development. Okay, till then goodbye. आज हम पढ़ेंगे झीलें, बावड़ियाँ और तालाब हम पढ़ चुके हैं। झीलें, तालाब का बड़ा रूप। झीलें राज्य के बहते हुए जल संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत रही है। इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकार, बंजारों के द्वारा किया गया है। ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में प्रचलित रही है। देखो पेयजल तो तालाब में है ही है, परंतु सिंचाई के लिए झीलें का निर्माण किया गया है। जैसे जैसलमेर झील है, अपने जयसमंद झील है, इससे भी 2 नहरें निकाली गई है। बहुत सारी झीलें हैं, उदयपुर में कह सकते हैं बहुत सारी झीलें, पिछोला झील है, ठीक है ना, उदय सागर है, ये बहुत सारी झीलें हैं। इन जिलों से नहरें निकालकर समीप भागों में सिंचाई का कार्य किया जाता है। ये जिले स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक है। अकाल व सूखे के समय ये जिले जीवनदायिनी रही है। इन जिलों में अंडरलाइन करेंगे, याद करने जैसा है। अजमेर में अन्ना सागर, प्रश्न पूछ लेते हैं हम। देखो इस पार्ट में भी एक एक लाइन के प्रश्न बनते हैं, भूगोल मैप के हिसाब से ही हैं और इसके अलावा भी प्रश्न आते हैं। अन्ना सागर झील कहाँ है? तो अजमेर में। फिर उदयपुर में पिछोला झील, फतेह सागर झील है, ठीक है, उदय सागर है। फिर है चूरू की तार छापर, जालोर की बाकली बांध, टोक का टोरडी सागर, ठीक है, पाली का सरदार समंद, बूंदी का नवलखा झील और राजसमंद की नौ चौकी झील। इसके अलावा भी बहुत सारी है, जैसे जयसमंद झील उदयपुर के अंदर आती है। इसमें जो मुख्य दे रखी है वो तो याद करनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी झीलें हैं जो अपने को याद
होनी चाहिए। और इन जिलों का निर्माण क्यों कराया जाता है वो भी हमें याद करना है। क्यों कराया जाता है? पेयजल और सिंचाई के लिए। पेयजल और सिंचाई के लिए, वहाँ के लोगों के आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए इनका निर्माण किया जाता है। और वहाँ के स्थानीय शासकों, साहूकार और बंजारों द्वारा इनका निर्माण किया गया जाता है। बंजारों का यूँ आता है क्योंकि जो उदयपुर की जो पिछोला झील है बंजारों द्वारा बनाई गई थी। अब आते हैं हम, ये तो हो गई झील। नाड़ी, अब ये नाम पहली बार सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने या किसी ने सुना भी हो, पर ये नाम बाकी तो सुने ही होंगे। तालाब, बावड़ी, कुआं, झील, ये नाम तो सभी ने आम बात है। अब राजस्थान के कुछ ऐसे, अपने इधर कम है, पश्चिमी क्षेत्र में जहाँ रेगिस्तान का क्षेत्र है या शेखावटी क्षेत्र है, मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्र, ये दो क्षेत्र है जहाँ पर पानी की वर्षा की बहुत ही कम, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वहाँ होती है। सभी जानते हैं इंदिरा गांधी नहर आने के बाद पश्चिमी राजस्थान का स्वरूप बदल गया, पर उससे पहले वहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। तो उस समय पहले पानी का स्रोत यानी कि पानी को बचाने के लिए जो बनाए जाते थे तालाब या जो भी छोटे मोटे उनके कुएं बनाए जाते थे, उनको क्या कहते थे वो ये नाम है, ठीक है ना। जैसे नाड़ी नाम आएगा, जोहड़ नाम आएगा, कुई नाम आएगा, बेरी नाम आएगा, ये सब क्या है वहाँ की लैंग्वेज की भाषा में। अपने जैसे अपन कहते हैं कि कहीं पानी भर रखा है, कुएं में गड्ढे में पानी पड़ गया, खेत में पानी भर गया, तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे ये बनाए जाते थे। सबसे पहला आता है नाड़ी। ये एक तालाब का छोटा रूप होता है। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में खेत में पानी भर जाता है, या कहीं पहाड़ी ऐसे क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है जहाँ पर दो पहाड़ियों के बीच में जहाँ खड्डे हो तो वहाँ पानी भर जाता है वर्षा ऋतु में, फिर धीरे धीरे खाली हो जाता है। तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? नाड़ी क्षेत्र कहलाता है, छोटा क्षेत्र है, जो प्राकृतिक भी होता है। और कभी कभी क्या होता है कि देख लेते हैं कि यहाँ लोग देख ले पानी की कमी, वर्षा में केवल यहाँ पानी भरा रहता है और बाकी नहीं रहता है, तो वो वहाँ पर थोड़ा से पत्थर रख देते हैं या फिर मिट्टी या फिर सीमेंट द्वारा उसे थोड़ा सा भर देते हैं। तो उससे क्या है, वर्षा का पानी उसमें अधिक स्टोर रहता है, तो गर्मी के दिनों में जहाँ वर्षा नहीं होती तब उस पानी का उपयोग किया जा सके। तो नाड़ी तो सामान्य तालाब का छोटा रूप होता है। यह पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश पाई जाती है। नाड़ी में रेतीली मैदानी भाग में निचले क्षेत्रों में वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है। नाड़ी सामान्य रूप से 4 से 5 मीटर गहरी होती, ज़्यादा नहीं होती, 4 से 5 मीटर गहरी होती। इसमें छोटा आकार तथा कम गहराई, वर्षा जल के साथ साथ आने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्प काल के लिए इकट्ठा होता है। ये पूरे साल भर पानी काम में नहीं आता है, वर्षा ऋतु के बाद 2-3 महीनों तक इसका पानी काम में आ जाता है। इन नाड़ियों की मिट्टी को प्रति वर्ष निकाला जाता है तथा नाड़ियों को गहरा किया जाता है। ये प्राय पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पशुओं तथा वन्य जीवों के पेयजल का मुख्य स्रोत रहता है। ये जो फोटो दिख रहा है ये है नाड़ी, ठीक है ना, जहाँ पर 2 महिला देखो पानी लेने जा रही है। तालाब का रूप नहीं है, केवल समतल मैदान है, तो उसको थोड़ा 5-6 मीटर गहरा उसको खोद कर वर्षा ऋतु से पहले खोद देते हैं, तो वर्षा काल में इसमें पानी भर जाता है। तो ये नाड़ी का रूप है। तो प्रश्न आ जाता है नाड़ी किसे कहते हैं? तो अपन याद करेंगे कि नाड़ी तालाब का छोटा रूप होता है। यह पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ रेतीले स्थान पर 5 से 6 मीटर खोद कर गड्ढा बना दिया जाता है जिसमें पानी भर जाता है, वह नाड़ी कहलाती है, ठीक है। फिर है टांका। टांका आप कह सकते हो टंकी, अपने भाषा में क्या कह सकते हैं अपन? टंकी। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए, ठीक है ना, प्रत्येक घर या खेत की भूमि को 5 से 6 मीटर एक खड्डा खोद दिया जाता है, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, सीमेंट अंदर पूरा गड्ढा खोदने के बाद वर्षा ऋतु का जो पानी आता है उसमें स्टोर होने के लिए फिर साइड में पूरे मिट्टी का लेप कर देते हैं या पत्थरों द्वारा उसके साइड में, जहाँ मिट्टी अंदर गड्ढे के अंदर वापस नहीं गिरे, इसके लिए पत्थर या मिट्टी से चारों उसके गोलाई के चारों तरफ उसके
एक लेप कर दिया जाता है और फिर उसको ऊपर से ऐसे बंद कर दिया जाता है। ये टांका का फोटो, ठीक है ना, जिसमें वर्षा का जल फिर एक आने के लिए उधर रास्ता रहता है जिसमें पानी अंदर ऐसे जाता रहता है। तो वो पानी वर्षा ऋतु के बाद में भी उसके अंदर पड़ा रहता है, जो 2-3 महीनों तक उनके काम आता है। ये तो हो गया टांका। अब है जोहड़, जो हम अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।